अब हम फैंग को देखते हैं जो सरीना के कहे अनुसार जिम में पहुंच जाता है जहां उसे वही लड़की दिखती है जिसने सरीना को चूज किया था। उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था सरीना ने सिर्फ मुझे ही चूज किया है, मगर उन्होंने तो इसे भी बुला लिया। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम फैंग है और मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। फिर वो लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम यूमी है। फिर वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। ये देखकर फैंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है, आखिर सरीना अब तक क्यों नहीं आई। कुछ देर बाद यूमी उससे पूछती है, अब क्या तुम मेरा हाथ शेक करना बंद करोगे। ये सुनकर वो अपना हाथ हटाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। फिर वह पूछती है कि मैंने सुना है तुमने अपने सीनियर्स को चैलेंज किया है, तुम्हें पता है ना वो सीनियर्स रैंक फर्स्ट के इतने ताकतवर है। भले ही तुम हमारे क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट हो, मगर तुम्हें लगता है तुम उसे हरा पाओगे। अब फैंग बोलता है, ये तो मैच के दौरान ही पता चलेगा। उसका ये रिस्पॉन्स देखकर यूमी कहती है, तुम तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। तभी वहाँ पर सरीना आती है जो कहती है, तुम दोनों तो काफी खुशी खुशी बातें कर रहे हो। मैंने सुना है तुमने वो चैलेंज खुद एक्सेप्ट किया है, इसलिए तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मुझे लगा था कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ को बहुत ही अहमियत देता है, मगर अब पता चला तुम भी बाकियों की तरह ही हो। ये सुनकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है, हम दोनों ही फर्स्ट रैंकर है, इसलिए मैं एक बार ट्राई देना चाहता हूँ और ये बेटर ही है। तब सरीना कहती है, हाँ हो सकता है, मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बनाना चाहती हूँ। मार्शल आर्टिस्ट फ्रंट लाइनर हो सकते हैं बैटल फील्ड में, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगी अपने दुश्मनों को कैसे मारा जाता है और साथ ही साथ अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तभी अचानक से सरीना वहाँ पर पड़े वुडन पोल को सिर्फ एक ही लात से मारकर उसे तोड़ देती है। ये देखकर वो हैरान होते हुए सोचता है, ये तो एक नॉर्मल किक लग रहा था, मगर उस किक ने तो इस वुडन पोल को पीसेस में तोड़ डाला। फिर सरीना कहती है, मैंने जो अभी तुम्हें दिखाया है उसे लेग टेक्निक कहते हैं, जिसे पंचर किक कहा जाता है। इसका नाम भले ही तुम्हें साधारण दिख रहा होगा, मगर इसका मेन पॉइंट ये है कि तुम अपना पूरा पावर सिर्फ अपने लात में डाल सकते हो और उससे अटैक कर सकते हो। अगर तुम्हें इसे करना है तो सबसे पहले तुम अपने क्यूआई को एक जगह इकट्ठा करो, फिर देखो तुम्हारे पैरों से जो पावर निकलेगा वो किसी फायर आर्म से कम नहीं होगा। इसमें थ्रोट हर्ट मेन पार्ट होते हैं और इस पर तुम अटैक करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसका पर्पस ये है कि अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देना। ये सुनकर यूमी पूछती है, क्या हम अगर इससे किसी को हिट करेंगे तो वो इंसान मर जाएगा। ये सुनकर सरीना सीरियस होते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये टेक्निक इसीलिए तो बनी है, इसे कॉम्बैट टेक्निक भी कहा जाता है, जो लोगों को मारने के लिए बनाई गई है। जिस दिन तुम सब ने स्कूल में कदम रखा था उस दिन से तुम सब एक मामूली बच्चे नहीं हो, तुम सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तुम किसी भी बैटल को बच्चों का खेल नहीं समझ सकते हो। एक बार जब तुम अरीना में पहुंच गए तब तुम्हारी जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा ओपोनेंट है या फिर तुम्हारा दोस्त है। एक दिन तुम और जिन यांग भी अरीना में एंटर करोगे तब तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम उसे कैसे हराओगे या फिर उसे कैसे जान से मारोगे। तुम्हें इस चैलेंज को अपने ट्रायल मिशन की तरह कंप्लीट करना है और इसे ऐसे ही ट्रीट करना है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा प्रेजेंट दूंगी। अब उन्हें अपने पैरों पर फोर्स क्रिएट करने को कहा जाता है, जिसे फैंग बहुत ही इजीली कर लेता है। तब सरीना उसकी तारीफ करने लगती है, जिस पे फैंग कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, हमें सिर्फ फोर्स को ही तो क्रिएट करना था। तब यूमी उससे कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो फोर्स को क्रिएट तक नहीं कर पा रही, क्या मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड हूँ। तब फैंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है, तुम स्टूपिड नहीं हो और तुम्हें अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत स्मार्ट होते हैं और मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। ये सुनते ही यूमी उसे जूता चलाकर मारती है और उससे गुस्से में कहती है, तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ मैं इस टेक्निक को कैसे मास्टर करती हूँ। तब सरीना उसे कहती है, यूमी तुम फैंग की बातों पर ध्यान मत दो, वो बस ऐसा ही है और वो दूसरों से अलग है, तुम्हें बस अपने सांसों पर फोकस करना पड़ेगा। ये सुनते ही यूमी जोश में आकर प्रैक्टिस करने लगती है। तब फैंग मन ही मन सोचता है, मैंने तो सिर्फ इसे कंफर्ट करने का ट्राई करा था, लेकिन ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही है। फिर सरीना फैंग को भी प्रैक्टिस करने को बोलती है और उससे ये कहती है कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं उस मूव को सही करवा दूंगी। तब फैंग अपने पैरों पे फोर्स इकट्ठा करता है और उस फोर्स को इकट्ठा करते ही उसे वुडन पोल पे मार देता है। लेकिन तभी अचानक से फैंग का पैर अकड़ जाता है और उसे दर्द होने लगता है। तब सरीना हैरान होते हुए कहती है, ओ इडियट, मैंने तुझे वुडन पोल पर अटैक करने का नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ फोर्स को पैरों पर इकट्ठा करने को बोला था। तुझे उस वुडन पोल पर लात मारने की जरूरत नहीं है। मैं अभी रैंक 6 पर हूँ, इसीलिए मेरे लिए पोल को हिट करना बच्चों
का खेल है। तुमने तो अभी बेसिक सीखना शुरू किया है और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लेवल पर पहुंच भी जाओगे? फिर वो यूमी से कहती है, यूमी तुम ध्यान से देख लो, इडियट और जीनियस में क्या डिफरेंस होता है। तब फैंग कहता है कि मुझे एक बैड एग्जाम्पल की तरह दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर सरीना बोलती है, चलो आज के लिए बहुत हो गया और ध्यान से आज की क्लास के लिए प्रैक्टिस कर लेना, हम बाकी के क्लास कल स्टार्ट करेंगे। तब फैंग उनसे पूछता है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप मुझे किस टाइप का प्रेजेंट दोगी? तब सरीना जाते हुए बोलती है, इंतजार करो, अगले महीने का जब तुम जीत जाओगे तभी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ध्यान से आज लॉजिस्टिक ऑफिस में जाकर लेदर के शूज बनवा लेना अपने लिए, और वो भी पॉइंटेड वाले शूज। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, ये चाहती है कि मैं पॉइंटेड शूज पहनूं, वो भी फाइट में। अगर मैंने भी सरीना की तरह एक पावरफुल किक मार दिया तो मेरे सामने वाला ओपोनेंट तो मर ही जाएगा। अब फैंग डोम पहुंच जाता है, तभी उसकी छोटी बहन युआन का कॉल आता है, जो उससे चिल्लाते हुए पूछती है, तुम कहाँ पर थे? तुमने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। तब फैंग उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने एक बार भी घर पे नहीं किया। फिर युआन रोते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम हमें भूल गए और तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। तब फैंग अपनी छोटी बहन को समझाने का ट्राई करता है कि मैं काम में बहुत बिजी था और मैं अपनी छोटी बहन को कैसे भूल सकता हूँ, ये बताओ मॉम और डैड कैसे है? तब उसकी छोटी बहन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, वो सब ठीक है। तभी उसके फादर पीछे से बोलते हैं, क्या ये फैंग का कॉल है और वो कॉल क्यों नहीं कर रहा था, शायद बिजी होगा। तब फैंग उससे पूछता है, क्या ये फादर की वॉइस थी? जिस पे युआन कहती है हाँ। तभी वहाँ पर पीछे से अंकल कहते हैं, क्या ये फैंग का कॉल है और वो कॉल क्यों नहीं कर रहा था, शायद वो बिजी होगा। तब फैंग पूछता है, क्या ये अंकल की वॉइस थी? जिस पे युआन कहती है हाँ, आज वो हमसे मिलने आए हैं। तब फैंग कहता है, ठीक है, उन्हें मेरा रिगार्ड दे देना और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारा भाई अब ऑफिशियल एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। ये सुनते ही उसकी पूरी फैमिली खुशी से पागल होती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तब फैंग कहता है कि इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। तभी उसके अंकल फोन लेते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं था तुम इतनी जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, तुम इतने कम टाइम स्कूल गए हो फिर भी इतनी जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बन गए, तुम सही में हमारे सिटी के अब सेलिब्रिटी बन चुके हो। तब फैंग कहता है, अंकल ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर 100 बच्चे ऐसे हैं जो मार्शल आर्टिस्ट है और वो भी फ्रेशमैन। ये सुनकर अंकल हैरान होते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, बड़े बड़े स्कूलों की यही तो खासियत होती है। तभी युआन पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, अंकल मुझे भी बात करने दो। तब अंकल उसे फोन देकर डैड के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर वो डैड से कहते हैं, अब तो फैंग मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, अब तुम्हें ज्यादा दिन तक सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करना पड़ेगा, तुम कल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पर एक एम्प्टी सीट है। ये सुनकर डैड सोचते हैं, खाली जगह, वही जगह ना जहाँ सेक्रेटरी और असिस्टेंट काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर खाली सीट क्यों है? अगर ये मेरे बेटे के लिए नहीं होता तो मैं अब तक यहाँ पर नहीं होता। फिर वो अंकल को ये बताने के लिए थैंक्स कहते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो अपने जूते बनवाने पहुंच जाता है और स्टाफ से पूछता है, क्या मैं शूज बनवा सकता हूँ? तब वो स्टाफ उसका आईडी देखते हुए कहता है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ मेटल का शूज दे सकता हूँ। जिस पे फैंग उसे बताता है, मैं कुछ पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। तब स्टाफ उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम एरिया नंबर 2 में जाकर पहले चेक करवा लो और अपने इस आईडी कार्ड को चेंज करवा लो। ये सुनकर वो एग्जामिनेशन रूम में पहुंच जाता है। तभी उसकी मुलाकात यांग से होती है, जिसने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया था मैच के टाइम। फिर यांग उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम तो वही किंग हो ना जिसने पहली बार में मेरी जैसी लड़की को हरा दिया था, और सुनने में आ रहा है कि तुम अपने सीनियर से बहुत पंगे ले रही हो, क्या वो सीनियर्स फीमेल है? क्या इसी कारण से तुमने उन्हें चूज किया है? तब फैंग उसे सोच समझ कर बोलने को बोलता है और बोलता है कि क्या तुम यही कहना चाहते हो कि गर्ल्स एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकती, या तुम सोचती हो कि फीमेल मार्शल आर्टिस्ट इंफीरियर होती है? ये सुनते ही यांग चिढ़ते हुए कहती है, तुम फीमेल से इसलिए जीत गए क्योंकि वो सब स्किल नहीं थे, मगर इस टाइम तुम असली वाले मार्शल आर्टिस्ट से सामना करने वाले हो जिन्होंने हजारों बैटल किए हैं, अब मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहती हूँ। तब फैंग उससे कहता है, मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है, हमारे स्कूल में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और अगर मुझे कोई रोकना चाहता है तो सिर्फ उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसने ट्रेनिंग ना किया हो या फिर उसके अंदर पोटेंशियल ही ना हो। तो अब बताओ आखिर मैं उन लोगों से क्यों डरूं? मैं ट्रेनिंग भी बहुत मेहनत से करता हूँ और ऊपर से मेरे अंदर पोटेंशियल तो कूट कूट कर भरा हुआ है। तब वो कहती है कि तुम अभी डिसएडवांटेज में हो इसलिए उनसे बैटल मत करो। जिसपे वो कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स, मगर मैं किसी को अपने से छोटा नहीं समझता और ना ही उनकी काबिलियत पर शक करता हूँ। ये सुनकर यांग उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है, मगर वो फैंग के सामने शो नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब हम एग्जामिनेशन रूम में पहुंच जाते
जाते हैं, जहाँ टीचर उससे पूछता है कि तुम ही रैंक फर्स्ट पर हो ना, तुम उस स्टील बोर्ड पर अपना मार्क छोड़ दो, फिर तुम ऑफिशियली नंबर फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। तब फैंग को समझ नहीं आता कि आखिर मार्क छोड़ने का क्या मतलब है। तब टीचर उससे कहते हैं तुम अपना मार्क कैसा भी बना सकते हो, या तो उसके ऊपर स्क्रैच करके या फिर उसे तोड़कर। उस पर मार्क छोड़ने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव पावर है नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बनने का। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है ये तो बहुत ही आसान टेस्ट है, अब मैं साबित करता हूँ आज तक मैंने क्या सीखा है। फिर वो उस बोर्ड पर अपना निशान छोड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके ऊपर एक गड्ढा कर देता है और इसी के साथ वो इस टेस्ट को पास कर लेता है। तब टीचर उसे कहते हैं तुम पास हो गए, ये लो तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट आईडी कार्ड। अब तुम्हें पिछले वाले आईडी कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी बच्चा नंबर फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट बनता है उसे हमारा स्कूल अवार्ड देता है 50 एकेडमिक पॉइंट, और अगली बार जब तुम नंबर 2 बनोगे तब तुम यहाँ पर जाना टेस्ट देने के लिए। जो लोअर स्टूडेंट है वो भी अपना टेस्ट करने यहीं पर आते हैं। तब फैंग उनसे पूछता है क्या होता है जो लोग थर्ड स्टेज पर होते हैं। तब टीचर कहते हैं कि फिलहाल तो इंतजार करो, तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। ये सुनकर फैंग उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। तब टीचर उस स्क्रैच को देखते हुए सोचता है ये अभी नया बच्चा है, फिर भी वो इतने ज्यादा लेवल पर पहुंच चुका है। सही है, इस बार हमारे पास अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए हैं। तभी वहां पर बैठा बंदा कहता है उसका स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है मगर वो अभी ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, इसने सिर्फ एक ही महीने में पीक लेवल हासिल कर लिया है, इसका कुछ हो सकता है। तब दूसरा कहता है कोई भी इंसान पीक लेवल पर सिर्फ एक महीने में नहीं पहुंच सकता, चलो जाकर बाकियों को बताते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो आराम से रह सकते हैं। हम उन्हें जाकर बता देंगे कि वो फैंग को ज्यादा ना मारे। ये सब देखकर टीचर मनी मन सोचते हैं ये दोनों कितने इडियट है, आखिर वो बच्चा इतने मामूली से टेस्ट में अपना पूरा पावर यूज क्यों करेगा। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी घातक साबित होती है। अभी जो बच्चा आया था उसने सिर्फ एक ही लात में 200 कैल फोर्स एक्सर्ट किया था मगर उसकी वाइटलिटी कम से कम 240 है या फिर उससे ज्यादा होगी। मगर इस बार का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम फैंग को वापस शू बनाने वाले के पास देखते हैं जहाँ शू मेकर उससे कहता है तुम्हें कस्टमाइज शू चाहिए इसलिए हमें उसे बनाने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 1 वीक लग जाए। तुम फर्स्ट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ई ग्रेड के मेटल से शू बनवाओ। 2 केजी का शू होगा और इसका कॉस्ट तुम्हें 20 पॉइंट्स पड़ेगा और लेदर मटेरियल का कॉस्ट तुम्हें 20 पॉइंट पड़ेगा और रिडक्शन पॉइंट भी 10 पॉइंट। इस हिसाब से तुम्हारे 40 पॉइंट हो गए। ये सुनकर तो फैंग शॉक्ड होता है और सोचता है 40 पॉइंट की कीमत 1.2 मिलियन युआन होता है, एक शूज के 1.2 मिलियन, इससे सस्ता तो मेरा घर है। अब मुझे कोई वेपन यूज करना तो आता नहीं इसीलिए अब मुझे अपने पैरों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, इसीलिए मेरा शूज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं ग्रेड डी का ब्रास भी लगवाऊंगा। यहाँ हम उसका फेस देख पाते हैं, वो अपने कार्ड को यूज नहीं करना चाहता है लेकिन मजबूरी में उसे यूज करना पड़ रहा था। तब वो शू मेकर कहता है अभी हमारे पास स्टॉक में है इसीलिए तुम अभी ले सकते हो। फिर फैंग उसे ले जाते हुए सोचता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने छोटे चीज की वैल्यू 10 पॉइंट होगी। मार्शल आर्टिस्ट बनने में तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यहाँ पर 50 पॉइंट्स मेरे पानी में चले गए, मुझे अब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कमाने होंगे। इसके बाद वो सीधा स्टारबक्स पहुंच जाता है जहाँ उसे अपना बिजनेस पार्टनर दिखता है। फिर उसका पार्टनर उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है प्रेसिडेंट फैंग मैं यहाँ पर हूँ। तब फैंग उससे कहता है ये सिर्फ एक स्मॉल कंपनी है इसीलिए तुम मुझे सिर्फ फैंग बुलाओ। उसके बाद वो उसे 10 वाइटलिटी पिल्स देते हुए कहता है मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, इन्हें बेचकर तुम उन पैसों से ऑपरेटिंग फंड इकट्ठा कर सकते हो कंपनी के लिए। तब उसका पार्टनर कहता है बिजनेस और मार्शल आर्टिस्ट के बीच में तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस मार्शल आर्ट्स पर करना चाहिए। अगर तुम्हारे बिजनेस के कारण तुम्हारे मार्शल आर्ट्स पर फर्क पड़ेगा तो ये बहुत ही कैओटिक हो जाएगा। तब फैंग उसे बताता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब रैंक फर्स्ट का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ इसीलिए मामूली से वाइटलिटी पॉइंट्स मेरे काम के नहीं है। ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड होता है कि इसने इतनी जल्दी रैंक फर्स्ट अचीव भी कर लिया। फिर वो सरप्राइज होते हुए कहता है तुम्हें तो अभी टोटल 1 वीक भी नहीं हुए और तुमने इतनी जल्दी रैंक फर्स्ट भी अचीव कर लिया, अब देखना हमारा बिजनेस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। तब फैंग उससे कहता है डायरेक्टर ली आप इसे रख लीजिए, ये एक ऑर्डिनरी वाइटलिटी पिल्स है मगर आप जब तक मेरी हेल्प करेंगे तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा मार्शल आर्टिस्ट बनने में। ये सुनकर ली काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए बोलता है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस बिजनेस को चलाने में। अब हम 1 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं
जहाँ फैंग सीधा शूज लेने पहुंच जाता है और उन्हें पहनकर कहता है शूज तो काफी अच्छे हैं, ये अलॉय के बने हुए हैं, मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और लाइट वेट के है। तभी वहाँ पर स्टाफ का एक बंदा आता है और उससे कहता है कि हमारा स्कूल बेस्ट चीजें ही मैन्युफैक्चर करता है, चलो अब मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ ताकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर सकूं। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाते हुए बताता है यहाँ के जो वेपन्स है और स्वॉर्ड ब्लेड है वो स्टील और ग्रेड एफ के मटेरियल से बने हैं। ये एक स्पेशल जगह है जहाँ पर वेपन को टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर तुम अपने वेपन्स को अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। तब फैंग वहाँ की सीलिंग को देखते हुए सोचता है क्या ये सब निशान वेपन्स के कारण से बने हैं। फैंग उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। अब फैंग अपना अटैक करता है जिस अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ओल्ड मैन एक टुकड़े को देखते हुए सोचता है इसका जो किक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है इसने पंचरिंग किक हाल ही में सीखा है। अगर इसने अपने पूरे पावर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना सीख लिया तो बाकी के नंबर 1 रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे और इसके सामने किसी धूल के बराबर होंगे। आजकल के फ्रेशमैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है पहले के मुकाबले। मैं अब अपना रिटायरमेंट यहाँ पर शांति से बिता सकता हूँ। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूमी फैंग से पूछती है अभी तक तो कोई भी न्यूज नहीं आया, क्या तुम्हारा मैच कैंसिल हो गया है। तब फैंग उससे कहता है ऐसा नहीं है, मेरा मैच तो कल है। जिसपे वो कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया और तुम्हारा कंपटीशन कहाँ पर है, मैं अपने बाकी साथियों को भी लेकर आऊंगी तुम्हारा कंपटीशन देखने। तब फैंग उसे बताता है मार्शल आर्ट सोसाइटी इस मैच के इंचार्ज होने वाली है, तो हो सकता है कि कंपटीशन मार्शल आर्ट सोसाइटी में हो, मगर ये एक गेम नहीं है, फिर तुम इतने सारे लोगों को वहां पर लेकर क्यों आ रही हो। तब वो कहती है आखिर तुम मेरे क्लासमेट जो हो, हमने सेम टीचर के अंडर पढ़ाई की है, ऐसे तो हम दोस्त हुए ना, और अगर मेरी जगह यहाँ पर यांग या फिर कोई प्रिटी गर्ल होती तो तुम खुश होते ना। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होता है और कहता है तुम कितना ओवरथिंक करती हो, पता है ना लुक्स मैटर नहीं करते, वैसे भी तुम अगली तो नहीं हो। ये सुनकर यूमी शर्माते हुए पूछती है क्या सही में, जिसपे फैंग कॉन्फिडेंस से कहता है हाँ तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर काफी सुंदर है, मगर तुम अपने अपीयरेंस की चिंता करती ही नहीं हो और तुम एक मैन की तरह रहती हो। ये सुनकर यूमी गुस्से हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है तुम मुझे ना सिर्फ अगली बोल रहे हो बल्कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक लड़की की तरह नहीं दिखती हूँ। तभी वहाँ पर सरीना आती है जो यूमी को बाहर जाने को कहती है ताकि वो फैंग से कुछ बात कर सके। ये सुनकर वो बाहर चली जाती है। फिर सरीना फैंग से कहती है तुम्हें कुछ हद तक पंचर किक में सक्सेस मिल गया है, बस कल के मैच में हल्का केयरफुल रहना, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। कल जब तुम अरीना में जाओगे तब तुम्हारा मरना और जिंदा तुम्हारे किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो तो अभी के अभी हार मान लो। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं था आप मुझसे ये कहोगे, उन लोगों को मेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर वो सब मुझे जान से क्यों मारेंगे। तब सरीना उसे कहती है तुम्हारा जिससे मैच होने वाला है उसका मैंने हल्का सा इन्फॉर्मेशन निकाला है, जो उसका लीडर है उसका नाम लुई है और वो 3rd ईयर में है। तब फैंग पूछता है मतलब वो ब्रदर वोंग से 1 साल सीनियर है, मगर वो मेरे से फाइट करना क्यों चाहता है। तब सरीना कहती है उसका एक छोटा भाई है और वो एक टाइम पर जीनियस बच्चा हुआ करता था मैजिक स्कूल का, मगर पिछले साल वोंग ने उसे मारा और उसका चेस्ट क्रश कर दिया, इसी कारण से वो अभी हॉस्पिटल में है। एक बात अच्छे से जान लो, अब तुमने उनसे पंगा ले लिया है, इस कारण से तुम्हारा मार्शल आर्ट्स वाला जर्नी खत्म भी हो सकता है। ये सब सुनकर फैंग सोचने लगता है वोंग तो बहुत अच्छा दिखता था और सबकी हेल्प भी करता था, मुझे उम्मीद नहीं था वो फाइट ऐसे करता है और किसी को हॉस्पिटलाइज भी कर देता है, मगर उसने मुझे बहुत परेशान भी किया है और मुझे अभी उसका बदला भी लेना है। तब सरीना उसे एक पिल देते हुए कहती है ये रैंक 2 का वाइटलिटी पिल्स है, जब टाइम आएगा तो फोर्स को एक्सर्ट कर देना, इस कारण से तुम्हारा बॉडी फटेगा नहीं और ये तो सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत पर। उसे लेते हुए फैंग डरते हुए थैंक्स कहता है और मनीमन सोचता है इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, और मनीमन सोचता है कि इन्हें बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को सिंपैथी देना नहीं आता। और अब दिन आ जाता है अक्टूबर 1 मैच का दिन, जहां एक लड़की पेपर्स को देखते हुए कहती है अभी टीचर को इतना लेट आने की क्या जरूरत है, आखिर उन्हें मैच से इम्पोर्टेंट कौन सा काम आ गया। ये लड़की मार्शल आर्ट सोसाइटी से है और इसका नाम जो है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हुए कहते हैं जो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तब जो उनसे कहती है आज एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, इसलिए तुम सब अपनी नाक मत गड़ाना। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है ये सोसाइटी वाले मेंबर्स बहुत एरोगेंट है, उन्हें पता ही नहीं है किससे कैसे बात करते हैं। तब वो गुस्सा होते
होते हुए कहती है, अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो एक तरह से तुम्हारे लिए रिमाइंडर है। अगर तुमने इंटरफेयर करने का ट्राई भी किया तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। वैसे भी स्कूल ने मुझे इसके लिए अथॉरिटी दे दिया है और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो जाके रिपोर्ट कर दो। फिर वो अपने असिस्टेंट शैन को बुलाने को कहती है और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी नोटिस दे देना। तभी वो कुछ देखकर शॉक्ड होती है और अपने असिस्टेंट को वहां से भेज देती है। फिर वो सरीना को देखते हुए सोचती है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था रैंक 6 की मार्शल आर्टिस्ट इस मैच को देखने आएगी। इधर हम सरीना को देखते हैं जो कि अभी अभी नींद से जगी थी और उबासी लेते हुए आई थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो कुछ भी कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।